कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्त्र याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। बच्चा है वो, और कैसी लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किससे से नाचेगी, उसमें ये लाना चाहता हूँ जी। लेकिन गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि एक मुलाकात में हर बार एक नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो हैं श्री अशोक मोहोल जी, जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और वर्तमान समय में ये एक बहुत सुंदर क्रीड़ा और विद्या प्रतिष्ठान चला रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री अशोक जी का। अशोक जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। अशोक जी, जैसे कि आपने अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताया था और ये कहा था कि आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हम चाहेंगे कि अपने पारिवारिक बैकग्राउंड से जुड़ी हुई बातें और पिताजी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो पिताजी का जन्म देहात में हो गया है जी। देहात का नाम था मुठा, जहाँ से एक नदी बहती है। वहाँ से जन्म होने के बाद माताजी उनको बम्बई लेके गई, क्योंकि वहाँ देहात में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। इसलिए बम्बई में आने के बाद उनके पास तो कुछ नहीं था, तो लोगों के पास जाने का, घर का काम करने का, बर्तन साफ करने का, ऐसा काम करके उन्होंने उनका पालन किया। आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का जी। पिताजी 1942 में महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन किया जी, और 9 अगस्त वो तारीख थी उसकी, उस दिन वो चले गए थे बम्बई और उसमें शामिल हो गए जी। और वहाँ से आके उन्होंने वसई में आके देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए जो आंदोलन किया, उनको ब्रिटिश लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया जी। 1 बरस जेल में थे थाने के। और बाद में छूटने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। एक बंगाल से कोई चटर्जी नाम का देशभक्त यहाँ आया था मुंबई में। वो बम्बई से वसई आ गया जी। और उन्होंने वहाँ किस इंग्लिश ऑफिसर के ऊपर बम फेंका था। अच्छा। तो आपके पिताजी भी इसमें शामिल थे? नहीं, पिताजी उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन वो वहाँ से आया तो उसको आसरा देने के लिए उन्होंने घर में रख दिया। अच्छा। वो कभी भी दिन में बाहर नहीं निकलता था, रात में बाहर निकलता था जी। और हमें सिखाता था बोलो जय हिंद बोलो। वहाँ से ही हमारा देश के बारे में जो प्रेम है वो उनके तरफ देखने के बाद हमारे मन में ही जागरूक हो गया। बिल्कुल। और बाद में जब स्वतंत्रता के दिन आ गए तो पहले इलेक्शन थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी पूना की, वहाँ किसको खड़ा करने का ये जो विचार होने लगा, तो हमारे पिताजी को वहाँ बुलाया गया और पहला विधायक का टिकट उनको मिल गया। अच्छा। वो चुन के आ गए। वैसे 3 बार वो चुन के आ गए वहाँ। तो लगातार उन्होंने 3 बार विधायक पद को सुशोभित किया। चूंकि उन्होंने वैसे भी देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था, तो निश्चित रूप से इसका सुंदर परिणाम और फल तो उन्हें प्राप्त होना ही था। भारत माता की जिन्होंने सेवा की, तो माँ भी तो उन्हें इस रूप में फल प्रदान करेगी ही। तो पिताजी का जो संस्कार था देशभक्ति का, निश्चित रूप से उन्होंने देशभक्ति के यही संस्कार, देशभक्ति के यही भाव आप सब में भी भरे होंगे। तो क्या क्या पिताजी सिखाया करते थे आप लोगों को? हमेशा जब लोग उनके पास आते थे विधायक होने के बाद जी, कभी दिन में आते थे, कभी रात में आते थे, उनको भी बहुत काम करना पड़ता था। सोने के लिए देरी हो जाती थी,
तो हम एक दिन बोले उन्हें, पिताजी आप रात भर जागते भी है, दिन भर भी काम करते हैं, अगर रात में कोई लोग आ जाए तो उनको ना बोलने से अच्छा ही होगा, आपको विश्रांति मिल जाएगी, यानी आपको आराम मिल जाएगा जी। तो क्या बोले हमें, वो देहात से आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, रास्ते भी नहीं वहाँ जी। और ऐसे लोगों को फिर से वापस भेजना ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। मुझे अगर नींद नहीं आए चलेगा, लेकिन उनका काम होना चाहिए। नहीं, सचमुच कितनी बड़ी महानता की बात है कि दूर से जो आया है दूसरे के सुख का ध्यान रखना, भले ही हमें तकलीफ हो, भले ही हमें नींद का त्याग करना पड़े, वास्तव में बहुत बड़े गुण हैं। और यही गुण वास्तव में आप सब में भी उन्होंने भरे होंगे, जिसके कारण ही जैसे कि मैंने प्रारंभ में भी कहा कि आप भी राजनीति के क्षेत्र में आए और देश की सेवा को आपने भी चुना। उन्होंने हमेशा हमें ऐसा कहा था, आप समाज सेवा करती जी। हाँ, राजकीय क्षेत्र में काम करते वक्त पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है, ऐसा पॉलिटिक्स मत करना, जो लोगों के लिए काम करना, यही सिखाया हमें। एक बात बताता हूँ उनके बारे में। मैं जब पूना मिल्क फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया तो उन्होंने मुझे कहा था, यहाँ एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि जो देहात में किसान रहते हैं, जिनका दूध आधा लीटर रहता है, बच्चों को अपने खिलाते नहीं, लेकिन यहाँ बेचते हैं, ऐसे लोगों का पैसा यहाँ आता है, हमारे पास आता है, और इस पैसे को कभी हाथ नहीं लगाना, अलाउंस भी नहीं लेने का। और मैंने 10 बरस में बिल्कुल अलाउंस भी नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पिताजी के सुंदर संस्कार आपके अंदर थे, जिसके कारण ही वास्तव में आपका बायोडेटा में देख रहा था कि तमाम उच्च पदों पे आप रहे हैं, चाहे वो मिल्क फेडरेशन रहा हो, चाहे एजुकेशन फेडरेशन रहा हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक रहा हो, इन सब की आपने अध्यक्षता की है। तो निश्चित रूप से जिनके अंदर श्रेष्ठ मूल्य होते हैं, गुण होते हैं, वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इन पदों पर रहते हुए आपको कई बार जैसे आजकल प्रलोभन दिए जाते हैं कि भाई हमारा ये काम हो जाए तो हम ये कर देंगे, तो क्या ऐसी सिचुएशन आपके सामने कभी आई कि किसी ने कुछ टेम्पटेशन दिया हो, प्रलोभन दिया हो कि हमारा फलाना काम आप कर दीजिए, हम आपको ये देते? आपने पूछा है तो बोलना ही पड़ेगा। जब मैं मिल्क फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया जी, तब उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। 2-3 महीने हम ग्वालियों का पैसा नहीं दे सकते थे। तो आगे हमने ऐसे अच्छी तरह से काम करने के बाद और बैंक का पैसा निकलने के बाद कुछ लोन निकाला, और लोन निकालने के बाद उनका पैसा हर 15 दिन के बाद हमने देना शुरू कर दिया। लोगों का विश्वास बढ़ गया। बिल्कुल। और विश्वास बढ़ने के बाद लोगों का दूध भी बढ़ गया। एक बात बताता हूँ कि मैं जब अध्यक्ष हुआ तब दूध था डिस्ट्रिक्ट का 30,000 लीटर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन को आता था जी। और मैंने 10 बरस के बाद छोड़ दिया, तब दूध था रोज का 5 लाख लीटर। लोगों ने इतना लोगों में विश्वास निर्माण किया और लोगों ने विश्वास से काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा, और साथ ही ये सत्य भी है कि हमारे आदर्श को देख करके, हमारे व्यक्तित्व को देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके, हमारे गुणों को देख करके ही सामने वाले के विश्वास को हम जीत पाते हैं और साथ ही किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। शायद इस चीज को आज लोग महसूस नहीं कर पाते कि नैतिकता में, मूल्यों में बहुत ज्यादा शक्ति है, जिसे देख करके ही किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है और लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। आपने जब नैतिकता की बात बोल दी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो ढूंढने लगेगी हमें नैतिकता। सच कह रहे हैं आप। अभी मैं MLA भी था जी, वो वहाँ भी काम कर चुका हूँ। और आपने जो पहले बता दिया कि प्रलोभन आपको किसी ने दिखाया नहीं क्या, जब ऑपरेशन फ्लड शुरू हो गया जी, तब बहुत सारा पैसा गुजरात से हमें आता था ऑपरेशन फ्लड के अंदर जी। और उस वक्त नए काम हमने शुरू कर दिए, जैसे चिलिंग प्लांट बनाना हर क्षेत्र में, यानी देहात में।
और हमारी जो फेडरेशन की कैपेसिटी थी मिल्क कलेक्शन की वो बढ़ाने की। तो उसकी जो टेंडर निकलते थे, कुछ लोग मेरे पास आते थे टेंडर भरने के बाद, कितना परसेंटेज आप लेंगे। तो मैंने सीधा कहा था जी कि जो मेरे पास परसेंटेज के लिए आएगा उसको मैं काम नहीं दूंगा। आप ऐसा कीजिए, कितना पैसा आप कम कटेंगे उसमें टेंडर में, जिससे हमारे लोगों का भला हो जाएगा। बिल्कुल। तो कम करते थे पैसा, 10% 15% कम करते थे। बिल्कुल, मतलब एक ऐसे लोग तो प्रलोभन देंगे ही, लोग तो चूंकि एक परंपरा सी बन गई है, लेकिन हाँ, हमें वास्तव में एक आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अन्यथा लोग ये कहते हैं कि क्या करें, समाज ही ऐसा है तो हमें भी करना पड़ता है। आपने बहुत सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है सभी के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे कि वास्तव में जो दर्शक इसे देख रहे हैं और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में भी हैं, वास्तव में ईमानदारी से जीवन जिया जा सकता है और मूल्य और आदर्श भी सबके सामने रखे जा सकते हैं। ये बात आपने कही। ब्रता जी, आप वास्तव में 85 से लेके 97 तक विधायक रहे और फिर 97 से 2004 तक आप पार्लियामेंट में भी रहे। तो इतना लंबा आपके पास राजनीति का अनुभव है। आज की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? कई बार जब राजनीति की बात आती है तो लोग बहुत ज्यादा कहें कि आप जानते हैं, मुंह बितकाने लगते हैं कि राजनीति आज बहुत डरती हो गई है, या फिर नेताओं के लिए बहुत कुछ कहना प्रारंभ कर देते। एक जैसे विश्वास उठता चला जा रहा है। कैसे राजनेता फिर से विश्वास हासिल कर सकते हैं, या राजनेताओं में या राजनीति में किस परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? मैंने तो पिताजी का भी देखा है, जब विधायक थे उनका कैसा चलन रहता था। उस वक्त ऐसा था, स्वतंत्रता के लिए वो लड़े हुए थे सब लोग। जी जी। और जब पहली बार इलेक्शन हमारे देश में हो गई तो उस विचार के लोग वहाँ आ गए कि देश का भला करने का है, हमें जो काम करना है देश के लिए करना है। जैसे नेहरू जी थे और भी बहुत सारे थे उस जमाने में कि वो देश के लिए काम करते थे। उसके बाद जो हमारे जैसी उसमें जनरेशन आ गई, बिल्कुल दूसरी पीढ़ी आ गई और उसमें थोड़ा सा अंश बाकी था जी। सिखाया गया था ऐसा ही रहना चाहिए, तो उस वक्त तक ठीक था जी। लेकिन बाद में जो आ गए उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। सभी ऐसे हैं, वैसे बात नहीं, हम ये बात तो नहीं कह रहे हैं कि सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे होंगे तब तो कुछ लोग अच्छे इसलिए चल रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो कहा जाता है ना कि एक मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। तो हम ये नहीं कहते कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण लोग बहुत ज्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, या पूरी व्यवस्था को दोष देते हैं। मैं वही कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है। क्या परिवर्तन लाया जा सकता है राजनीति में और राजनेताओं में? अभी हम समाज में कभी जाते हैं तो समाज में जो पुराने लोग हैं जी, वो बोलते हैं अभी कमर्शियल हो गया ये सब। उस वक्त विचारों की लड़ाई होती थी जी। पार्लियामेंट में विचारों की लड़ाई होती थी, अभी हाथ से लड़ाई होने लगी है। इतना फर्क हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए मीडिया भी थोड़ी सी जिम्मेदार है। ऐसे काम करने को वो फ्लैश कर देते हैं, उनको फ्लैश नहीं करना चाहिए। वो जो बुरा काम करते, हंगामा करते, उनका नाम भी नहीं लिखना चाहिए, और उनको गलत बात की इसलिए कुछ लिखना चाहिए। वो हो नहीं रहा, ऐसा मेरा ये है। लेकिन आपको नहीं लगता अशोक जी कि जब तक हम सामने वाले की कमी को उजागर नहीं करेंगे, या सामने वाले में क्या दोष है उसे उजागर नहीं करेंगे, तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा? तो मीडिया शायद अपना कार्य कर रहा है कि वो सामने वाले की कमी को उजागर करके उन्हें शायद ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि आप बदल जाएं, क्योंकि देश आपसे कुछ और चाहता है जिसके लिए आपको चुन के भेजा गया है। ये सही बात है कि वो जो गलत कर रहे हैं वो तो बाहर आना चाहिए जी।
मान लीजिए आज बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, 2G घोटाला हो गया, आए दिन बड़े बड़े घोटाले हम सुनते हैं। अब यदि मीडिया इसे उजागर न करे तो देश की आम जनता को पता कैसे चले कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये तो ठीक कर रही है मीडिया जी। लेकिन कभी कभी मीडिया जिनको फ्लैश नहीं करना चाहिए उनको भी कर देती है जी। उनको बड़प्पन दे देती है और बाद में समझ में आता है ये बड़प्पन गलत हो गया। ऐसी भी उदाहरण हमने देखे हैं। बिल्कुल, मतलब अच्छाई का साथ दें, बुराई का साथ ना दें, संक्षिप्त में कहें तो। जी बराबर जी। है। जो अभी चल रहा है वो तो ठीक नहीं चल रहा है, ये सब लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक परिवर्तन की आवश्यकता है राजनीति में, राजनेताओं में, न केवल उनमें लेकिन सभी वर्गों में परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन राजनेताओं की बात विशेष करके अशोक जी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो लाइमलाइट में रहते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि उनके अंदर मूल्य होंगे, जैसे आपने अपने पिताजी की बात कही, देश के तमाम जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आगे चल के लीड किया, उनके अंदर जो सेवा भावना थी, देने की भावना थी, देश को बिल्कुल गर्त से उठा के शिखर पे पहुंचाने की भावना थी, उस समय व्यक्ति की भावना नहीं थी, देश की भावना थी। शायद वो भावना आज कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है, वो स्व में केंद्रित हो गई है, स्वार्थ जनित हो गई है। बस मैं उसी की बात कर रहा था कि शायद उसे दूर करने की जरूरत है। अभी देश बड़ा नहीं, मेरा पक्ष बड़ा है, ऐसा हो गया है। और जो हम सोचते हैं और कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं जी। तो पक्ष का सोचते हैं, उससे देश का क्या नुकसान होगा वो नहीं सोचते। बिल्कुल। और जब देश का नुकसान हो जाता है तो पक्ष कैसा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, पहले तो देश आना चाहिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम जो भी राजनीति में है, राजनेता है, सब में एक सुंदर परिवर्तन आए ताकि हम देश को स्वर्णिम बना सकें। भ्राता जी, एक विशेष करके आप शिक्षण संस्थान भी चला रहे हैं जो आपके पिताश्री के नाम पर है, तो शिक्षण संस्थानों में क्या आपको लगता है कि बचपन से ही बच्चों में नैतिकता और मूल्यों की, आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि आज बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद हम उनको दोष देते हैं, लेकिन बचपन से यदि हम उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें, मूल्यों के संस्कार डालें, आध्यात्म के संस्कार डालें, तो शायद आज जो इतनी सारी विकृति समाज में देखने को मिल रही है वो ना होगी। क्या कहेंगे आप? ये आप बोल रहे हैं, सही बात है। आध्यात्म की शिक्षा शुरू से होनी चाहिए जी। और सिर्फ अध्यात्म की नहीं है तो टेक्निकल नॉलेज भी शुरू से होना चाहिए। जब 5th स्टैंडर्ड में बच्चे जाते हैं वहाँ से टेक्निकल शिक्षा देनी चाहिए जी। जो हमारे पास नहीं है अभी, हमारे देश में नहीं है कहीं भी। आस्ते आस्ते शुरू हो रहा है जी। लेकिन पिछली पीढ़ी में कुछ नहीं था ऐसा। अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, देश एक दूसरे के पास आने लगे हैं। अमेरिका में हम 1 मिनट में बोल सकते हैं जी। जो पहले नहीं था। ऐसे समय में बच्चों में वो भी संस्कार होने चाहिए। बिल्कुल, मतलब आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का भी हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारी जो नैतिकता है, मूल्य हैं, वो दोनों चीजें हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। जिसको कहा जाए कि आध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ साथ हो। जैसे आप एक कॉन्फ्रेंस ही अटेंड करने आए हैं अशोक जी, यहाँ पे सर कॉन्फ्रेंस, यहाँ वो हमें देखने के लिए मिल गया कि आध्यात्म और शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इस विषय पे तो आऊंगा अशोक जी, लेकिन विशेष करके आप बहुत सारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जैसे आप माध्यमिक विद्यालय, कई कॉलेजेस चला रहे हैं, तो आपके यहाँ भी क्या आप मूल्यों को इसी रूप में बच्चों को देते हैं कि उनके अंदर मूल्यों की जागृति आए? क्या विशेष रूप से शिक्षण जो सिलेबस है उसमें इन चीजों को शामिल किया जाता है? अभी हम वो वैसे सिलेबस बनाने वाले हैं, आप जो बोले वैसा ही सिलेबस हम बनाने वाले हैं, जिसमें बच्चों को जनरल नॉलेज भी मिलना चाहिए, बच्चों को देश का जो देश के लिए जो लड़े हैं, जिन्होंने उनकी जानकारी भी मिलनी चाहिए। जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, जहाँ महात्मा गांधी हैं, तिलक जी हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया, बिल्कुल, और देश के लिए सब छोड़ के वो कैसे ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़े, लाठियाँ जेल में गए, लाठियाँ खाई, ये सब
उनको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमें जो आज़ादी मिली है वो सस्ते में नहीं मिली है। हमने बहुत खून बहाया है अपना, और साथ ही बहुत त्याग किया है, बलिदान किया है। कितनी माओं ने अपने बेटों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। तो ये सचमुच इस त्याग, इस बलिदान की बात बच्चों को जाननी ही, समझनी ही चाहिए। और साथ ही आपको नहीं लगता कि जैसे आज हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, रेप के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जहां देखो वहीं बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं। तो अशोक जी, लगता है आपको कि यदि हम शिक्षण संस्थानों में अपने सिलेबस में मूल्य शिक्षा को जोड़ दें कि भाई ईमानदारी है, आज्ञाकारिता है, सहनशीलता है, ये तमाम जो नैतिक मूल्य हैं, यदि बचपन से बच्चों के अंदर सींच दिया जाए, डाल दिया जाए, तो समाज की हालत को बदला जा सकता है। सही बात है, यही बात अभी शुरू होनी चाहिए। मैं तो हमारे शिक्षा संस्था जो है उसमें ये लाना चाहता हूँ जी, लेकिन गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। बिल्कुल। बच्चों में संस्कार होना चाहिए, नीति में बढ़ाई होनी चाहिए, नीतिमत्ता बढ़नी चाहिए। ये सब करने के बाद उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जो दिल से पढ़ाई करेगा जी। उसका उसमें उत्तर भी वैसा ही अच्छा आएगा। उसको मार्क्स दे देंगे हम, उसको बख्शिश भी दे देंगे। बिल्कुल, मतलब ये जरूरी उसका है कि सत्कार जैसे करेंगे। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसमें जिस प्रकार हम टेस्ट लेते हैं, उसके मार्क्स दिए जाते हैं, वैसे ही इसके मार्क्स दिए जाएं और उसी ढंग से उसे पढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से बच्चे भी बहुत गहराई से उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। ये बहुत सुंदर बात आपने कही। प्रथा जी, अब आप यहाँ आए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, मैं मूल बात पे आता हूँ। कैसा अनुभव हो रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में आकर आपको? मैं तीसरी बार आ गया हूँ यहाँ। अच्छा, ये तीसरी बार है? तीसरी बार आ गया बहुत हूँ। सुंदर। और पहली बार जब मैं आ गया यहाँ तो मुझे यहाँ का माहौल मालूम नहीं था। जी। यहाँ क्या सिखाया जाता है, यहाँ कौन से लेक्चर दिए जाते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी पत्नी है जिसका नाम मीरा है, वो भक्ति दीदी के पास हमेशा जाती है रोज मुरली सुनने के लिए। जी। तो उन्होंने आग्रह किया कि उधर जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए और इधर का माहौल देखा मैंने। सब पॉजिटिव विचार के लोग यहाँ आते हैं जी। और पॉजिटिव ही सब करने का, निगेटिव सोचने का नहीं। हम जितना निगेटिव सोचेंगे उतना हम पीछे जाएंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आगे जाएंगे। ये यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी की बुराई नहीं करने की जी। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलने का, जो बोलने का अच्छा बोलने का, और अगर गलत कोई कर दे वो भी पॉजिटिव लेने का। ये तो समाज में कोई ऐसा सोचता भी नहीं, तो यहाँ सोचने में मिला हमें जी। और ये बहुत अच्छा लगा। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ का वातावरण भी ऐसा हुआ है जी। कि सब शिव भक्त हो गए यहाँ आने के बाद। और आत्मा परमात्मा जो हम कभी भी समाज में रहते हुए ज़्यादा विचार नहीं करते, सोचते नहीं, जी। यह सोचने से मजबूर हो जाते हैं। ये अंदर जाना चाहते हैं, अंदर की बात सोचना चाहती है। तो यहाँ से विशेष एक क्या परिवर्तन और प्रेरणा लेकर आप जा रहे हैं? एक परिवर्तन और एक प्रेरणा। अभी यहाँ से जाने के बाद जी। हम अपने जीवन में ये विचार कैसे लाएंगे, ये पहला सोचेंगे। जी। अगर हम नहीं सोचेंगे ऐसा तो दूसरे को क्या सुनाएंगे हम। बिल्कुल। तो पहला ये सोचेंगे और इसका थोड़ा स्टडी करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपको लगता है अशोक जी कि जो ज्ञान, जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में दी जा रही है, उसकी आज समाज के सभी वर्गों को आवश्यकता है? हाँ, सभी वर्गों को आवश्यकता है। सभी देश को,
सभी वर्ग को ये आवश्यकता है, ऐसा लगता है। चलिए अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने राजनीति के विषय में भी बहुत सुंदर बातें कही हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी किस किस परिवर्तन की आवश्यकता है आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं, और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से आप बहुत सुंदर प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप बारंबार आते रहेंगे और यहाँ से जो प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं उसे अवश्य अपने शिक्षण संस्थान में भी अपने बच्चों तक पहुँचाएंगे, ताकि उनका भी भविष्य श्रेष्ठ और उज्जवल बने। आप यहाँ आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, हमारे साथ थे श्री अशोक मोहोल जी, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं और साथ ही अनेक सुंदर पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। एमपी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और अभी शिक्षण संस्थान का भी संचालन कर रहे हैं, विशेष लक्ष्य लेकर कि बच्चों के अंदर मूल्यों का सिंचन बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि बच्चों के अंदर हम मूल्यों को जागृत करते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, आने वाला जो समाज होगा, वो श्रेष्ठ और सुंदर होगा। क्योंकि यदि बच्चों के अंदर बचपन से ही मूल्य जागृत कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से समाज में आज जो भी हम समस्या देख रहे हैं उसे दूर किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षण संस्थानों के साथ साथ समाज का हर वर्ग आज बहुत जरूरी हो गया है कि ये सोचे कि हम अपने अंदर क्या परिवर्तन लाएं। यदि हम दूसरों की ओर उंगली उठाते रहेंगे तब तो समाज बदलने से रहा। यदि हमें समाज को बदलना है, देश को बदलना है, तो परिवर्तन की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। तो आए, परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करें ताकि हम समाज और देश को एक बेहतर भविष्य दे पाएं। नमस्कार।